इन साथियों, तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज है 17 तारीख और आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, इसका हम लोग आइए एनालिसिस करते हैं। तो जो पहला आर्टिकल है ये गोरखा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और इसको मैं जो गोरखा पॉलिटिक्स चल रही है उसी के ऊपर है, तो इसी का देखते हैं। यहाँ पे ये जो गोरखा पॉलिटिक्स है उसमें क्या हुआ है कि गोरखा पहले तो जो गोरखा लैंड की डिमांड अभी तक चल रही थी, जिसमें दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सेओंग, इन सबको मिला के जो दार्जिलिंग हिल है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे जो बिमल गुरुंग हैं और उनके जो गोरखा जनमुक्ति है, जो इस मोर्चा है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, उसके जो इस्टेब्लिश करने वाले हैं ये हैं। और इनके दो साथी और हैं जो विनय तमांग हैं और अनित थापा हैं। तो इन दोनों ने मिल के, तीनों लोगों ने बहुत बड़ी प्रोटेस्ट की 2-3 साल पहले, और ये ममता गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक था। और यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो जो गोरखालैंड है ये सेपरेशन मांग रहा था वेस्ट बंगाल से अलग, क्योंकि इनका कहना था कि हमारी लैंग्वेज अलग है और हम एक तरह से अलग चाहते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल हमें पूर्ण रूप से पैसे डेवलपमेंट के लिए नहीं देता है। वो मेन वेस्ट बंगाल में करता है, ये हिल होने के नाते यहाँ छूट जाता है। तो यहाँ इनको जो गोरखालैंड था, बिमल गुरुंग, ये इनको सपोर्ट भी मिला बीजेपी का, क्योंकि ये अगेंस्ट थे ममता बनर्जी के जो सीएम हैं वेस्ट बंगाल की। और इसके साथ साथ और बीजेपी को इस यहाँ से फ़ायदा भी मिला है 2009 से 2019 के बीच में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं उसमें। इसके साथ साथ जो ऑटोनॉमी है यहाँ के 2 रीजन की, उसमें दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है, जिसको 1988 से 2012 तक इलेक्ट किया गया था। और उसी के साथ साथ जो गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको 2012 में बनाया गया। तो मतलब ये पहले दार्जिलिंग गोरखालैंड हिल गोरखा हिल काउंसिल था और बाद में इसको एज एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया गया। और जो एक और भी है GNLF है, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे। तो जो GNLF है उसका क्या काम है, यहाँ पे जो जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सारा ये आप देख सकते हैं। और जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है जिसके फाउंडर बिमल गुरुंग है, और जो JNLF है इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो GNLF है, सॉरी, ये गोरखालैंड नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, इसको सुभाष घिसिंग ने बनाया था और ये इसका डिमांड था गोरखालैंड का। और ये इस समय बीजेपी के एलाई हो गए हैं, ये मतलब वहाँ में स्टेट में बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ में जो बीजेपी है वो यहाँ पे काफ़ी सीरियस पॉलिटिक्स खेल रही है और एक तरह से जो नेशनलिस्ट अप्रोच है वो भी। और क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है ही और चल भी रहा है, तो वहाँ के लिए ये एक तरह से जो गोरखा की सेगमेंट है उसको जो हिल एरिया है वहाँ पे जगा रहे हैं। तो ये यहाँ पे छोटा सा आर्टिकल था। इसके बाद में यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग अफ़गानिस्तान, यहाँ पे जो यूएस है वो पुल आउट कर रहा है अपने जो ट्रूप्स थे अफ़गानिस्तान से, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें बेसिकली यही है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था उसी को फॉलो कर रहे हैं जो बाइडेन। इन्होंने 11 सितंबर को एक तरह से जो स्पिरिट ऑफ ट्रम्प था, तालिबान जो दोहा डिक्लेरेशन हुआ था उसमें जो ट्रम्प तालिबान डील हुई थी उसी चीज़ को ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो इनका जो प्रोग्राम था ये 20 फरवरी 2020 में बनाया गया था ट्रम्प का, और वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था कि हम लोग एक तरह से यूएस ट्रूप्स हैं उनको निकाल लेंगे 1 मई तक। ये देखिए 1 मई है, तो 1 मई तक ये निकालने के लिए बातें कर रहे थे। अब यहाँ पे बातें आती हैं कि अगर यूएस अपने ट्रूप्स निकालता है तो जो अलकायदा है या ISI है, इस्लामिक स्टेट्स हैं, वो सारे यहाँ पे और एक्टिव हो जाएंगे अफ़गानिस्तान में। और जो यहाँ की अशरफ गनी लेड गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिकली, वो बहुत उसको चोट पहुँचाएंगे, क्योंकि जो तालिबानी बेसिकली ये शरिया नियम मानते हैं और ये टीवी पे और सारी चीज़ें पे मतलब एक तरह से डेमोक्रेटिक नहीं चाहते हैं, जैसे ईरान में है उस तरह से ये चाहते हैं कुछ। तो ये इनका है। और इसी के साथ में जो उसके जो ट्रूप्स हैं उन ट्रूप्स की संख्या है 2500,
जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं। इसके अलावा जो पुल आउट करना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि 1 मई डेडलाइन नहीं है, हो सकता है हम बढ़ा दें। तो जैसे ब्रेग्जिट आपने देखा कि कितनी देर तक हो रहा था, ऐसे ही ये भी कुछ करेंगे। तो ये पहले से तो बता रहे हैं कि अभी हम 1 मई को अपने सारे वहाँ से ट्रूप्स निकाल लाएंगे, क्योंकि 20 सालों से लड़ रहा है और परेशान हो गया है। जो यूएस है, जैसे वियतनाम में परेशान हुआ था, उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रीजन है, जो जियोपॉलिटिक्स है और जो वहाँ की ज्योग्राफी है, वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, जिसमें यूएस ट्रूप्स अपने आप को एक तरह से कैपेबल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तालिबानी है वो गुरिल्ला वारफेयर करते हैं और उसमें वो हार जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और इसी के साथ में जो घनी गवर्नमेंट है उसका क्या होगा, वो सोचने वाली बात है। और जो तालिबान है वो अपना रिजीम जब लाएगा तो जितने भी और भी जो एक तरह से जर्नलिस्ट हैं, अभी जर्नलिस्ट को मार रहा है, बहुत ज़्यादा जो टीवी एंकर थे उनको मार रहा है, मतलब एक तरह से सीरीज़ ऑफ किलिंग इन्होंने चलाया है अगेंस्ट सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट। तो इन सारों को अभी से मार रहे हैं, तो बाद में क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। और इसी के अलावा जो यूएस है वो कह रहा है कि हम लोग असिस्ट करेंगे, आप परेशान ना होइए, हम लोग अभी असिस्ट करेंगे आपको, जब भी तालिबान अगर कुछ करेगा तो हम रिमोट से आपको असिस्ट करेंगे। अब जब बाहर एक बार निकल जाएगा तो क्या असिस्ट करेगा, वो देखने वाली बात है। ये देखिए सीरी बहुत ही और जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी इस तरह से है, और ये यहाँ पे बता रहे हैं। और इसी के साथ में यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि जब जो रोल है रीजनल प्लेयर का, जैसे वहाँ की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो इंडिया ने बनाया है, तो अभी जो रोल है तो वो कैसे प्ले करेगा इंडिया, रसिया, चाइना, ये सब सारी चीज़ें देखने वाली हैं, चाहे रसिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों के बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट हैं। और हमारा जो कनेक्ट हो रहा है तो वो अफ़गानिस्तान के ईरान के थ्रू हो रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान में हमने बहुत ही डेवलपमेंट से रिलेटेड काम किया है और वहाँ पे हम लोग तालिबान के अगेंस्ट हैं और गवर्नमेंट के सपोर्ट में हैं। तो वो चीज़ें अभी हमारे पक्ष में नहीं होगी, एक तरह से स्ट्रेटेजिक रूप से हमारा यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो जो काबुल है उसका फ्यूचर क्या होगा, ये देखने वाली बात है, और अभी देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल है, इसमें जो अभी जैसे पैंडमिक चल रहा है, कहीं कहीं पे सेकेंड वेव चल रही है, कहीं पे थर्ड चल रही हैं, अभी ब्रिटेन ने 3 महीने का लॉकडाउन हटाया है पिछले हफ्ते में। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं उसी से रिलेटेड ये है। इसको सहेली वालिया ने लिखा है। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले ही बताया गया है कि कैसे चाइना धीरे धीरे अपने आप को बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वहाँ चाइना ने जो अपना एक तरह से मिलिट्री बजट है उसको 230 बिलियन यूएस डॉलर में कर दिया है, जो एक तरह से बहुत ही तेज़ी से है। और जो रसिया चाइना है ये एक तरह से प्राइमरी जियोपॉलिटिक्स राइवल हैं ये यूएसए के, क्योंकि रसिया नहीं चाहता है चाइना के साथ आना, क्योंकि रसिया हेजमनी करना चाहता है, उसको लीड करना है यूएस के अगेंस्ट सिंगल। लेकिन अभी क्या करे कि वो परेशान है अकेला, क्योंकि चाइना इमर्ज हो रहा है, तो चाइना का एक तरह से साथ देना उसको ज़रूरी पड़ जाता है, इसीलिए वो चाइना को साथ आ रहा है अमेरिका को काउंटर करने के लिए। तो ये चीज़ है जो काउंटर बैलेंस है, और हेजमनी है जो लीडरशिप है यूएस की, उसको चैलेंज करना तो दोनों लोग कर रहे हैं। और इसी के साथ में यहाँ पे है कि जो राइजिंग इकोनॉमी है ब्रिक्स की, चाहे इंडिया हो या साउथ अफ्रीका हो, चाइना हो या ब्राज़ील हो, तो ये सारे जो एक तरह से बहुत ही तेज़ी से जो विकसित की ओर हो रहे हैं, विकास की गति बहुत तेज़ी से पकड़े हुए हैं इकोनॉमिक रूप से, और मिलिट्री कैपेसिटी जो बढ़ा रहे हैं। तो ये एक तरह से जो अमेरिका को टारगेट करने वाला है। तो अब ये जो लेखक हैं वो जा रहे हैं कि कब कब पावर का राइजिंग हुआ है, उस समय क्या हुआ है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। ये पहले कह रहे हैं कि जो यूएस है उसकी हेजमनी जब सुएज़ क्राइसिस होता है 1956 में, उस समय जो सुएज़ नहर है जिसको आर्टिफिशियल बनाया गया था, क्योंकि जो ब्रिटेन था उसको घूम के आना पड़ता था, या जितने भी यूरोपियन कॉलोनाइज़र थे एशिया में और अलग अलग दुनिया के देशों में या ज्योग्राफी में, तो उनको दूर से आना पड़ता था, तो इसीलिए सुएज़ कैनाल बनाया गया था आर्टिफिशियल। तो यहाँ पर इनका कब्ज़ा था 1956 तक, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस बहुत ही एक तरह से उसमें इम्पॉर्टेंट अलाई थे, और दोनों अपना अपना वहाँ पे हक जताते थे। लेकिन जब एक तरह से जब बढ़ा
तो जो सुएज़ क्राइसिस था इसमें अमेरिका कर गया, और जो ब्रिटेन था और फ्रांस था वो लैग कर गए। तो इसी की वजह से वहाँ से मतलब यूएस की जो लीडरशिप है वो निकल के आती है। तो यहाँ पे ये बात बताने की कोशिश हो रही है। इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि जो रेनेसांस था, जो पुनर्जागरण काल था 14वीं और 15वीं सेंचुरी में, वो पुनर्जागरण की वजह से जो यूरोप था उसने बिगिन किया था अपना ट्रेड, अपना कॉमर्स, और वो ट्रेड और कॉमर्स के ज़रिए 500 साल तक एक तरह से एक अपनी जो कॉलोनाइज़ है वो पूरे दुनिया भर में बनाता गया 500 साल तक। तो इस तरह की ये जो उसके पीछे जो एक स्पिरिट था वो कहीं ना कहीं स्पिरिट था रेनेसां का। तो ये चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। इसी के साथ में जो और इनका कहना है वो ये कह रहे हैं कि जो जब कॉलोनाइज़र जो थे वो धीरे धीरे जब अपना 500 साल तक राज किए, इसके बाद में जब छोड़ रहे थे, तो उस समय क्या कब तक छोड़े, वो 1945 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वार होती है और सारा कुछ समझ में आ जाता है कि अब कौन लीड करने वाला है। इसी के साथ में 1955 में एक होता है बैंडिंग कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन होते हैं एशिया और अफ्रीका के, वो इसमें पार्ट लेते हैं। और ये एक तरह से ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, ये नहीं कि बाईपोलर हो या सिंगल कोई कंट्री लीड करे इनको। तो ये इस तरह की चीज़ें हम आगे लाते हैं, और जो एशिया है वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा था। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही थी। और जो ये मीटिंग थी एशिया अफ्रीका के जो न्यूली कंट्री थे उन्हीं को लेकर थी, और जो राइजिंग एशिया थी, जो राइज ऑफ एशिया था, उसी को एक तरह से कोर बिंदु मानकर यहाँ पे चल रहा था। और जो अमेरिकन सुपरमेसी थी उसमें, अमेरिकन सुपरमेसी में ये था कि अमेरिकन दिखाने के लिए कहते थे कि हम लोग यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब एक तरह से जैसे इंडिया का कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, सेम कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, थोड़ा सा मिलता जुलता। तो वहाँ पे ये कह रहे थे कि हम लोग सबको साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड था इनका सुएज़ कैनाल के बाद में, या जो चली आ रही थी इनकी हेजमनी जो इंटरनेशनल रिलेशन में था, वो जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 8 नवंबर 2016 में आता है और 2020 तक आते आते ये इतना ख़राब कर देते हैं इसमें, ये नाटो को बार बार धमकी देते हैं, जो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेटो है, उसको बार बार धमकी देते हैं कि हम इसमें से निकल जाएंगे। और भी चाहे वो पेरिस क्लाइमेट चेंज हो एग्रीमेंट हो, या इनके जो रेसिस्ट ऑब्सेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें। और इसी के अलावा जो जो मार्जिनलाइज इमिग्रेंट्स हैं उनको एक तरह से परेशान करना, या एक तरह से जो बहुत ही एक तरह से जो लेफ़्ट डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है उनको क्रिटिसाइज़ करना, और एक तरह से पूरी फंडामेंटल बातें करना, और बहुत ही एक तरह से राइट विचार धारा के थे ये। और जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ इनकी वजह से, और ख़ासकर जो इस्लामिक वर्ल्ड था उसको बहुत टारगेट किया इन्होंने। इसी के साथ साथ में जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट था इकोनॉमी में, वो इन्हीं के टाइम में आया, क्योंकि जैसे ये बार बार अपना एक तरह से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इनका ये नारा मेक अमेरिका एलोन अगेन हो गया, एक तरह से अकेला रह गया ग्रेट अगेन के चक्कर में। क्योंकि जब तक आप एक तरह से हेजमनिक लीडरशिप नहीं दिखाएंगे तो उसमें आप बहुत ही अकेले पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे है। और फिर अभी जो चाइना है वहाँ पे जो एक तरह से एशियन रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया, और चाइना बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। चाइना की इस समय 21 ट्रिलियन पीपीपी और प्लस जो वहाँ की गवर्नमेंट की इकोनॉमी मिला के हो गया है, और यूएस का टोटल 18 ट्रिलियन का है, और हमारी 2.5 ट्रिलियन का है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ग्रो कर गया है चाइना। तो जो चाइना है यहाँ पे जो कोविड पैंडमिक हुआ उसकी वजह से जो इकोनॉमी है ब्राज़ील की, इंडिया की, टर्की की, साउथ अफ्रीका की, ये कहीं ना कहीं सफ़र हुई है। और इसी बीच में चाइना ने अपने आप को बहुत ही इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग कर दिया है अपने आप को। इसका जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो सिल्क रूट था उसको ये सी रूट के थ्रू और जो लैंड रूट के थ्रू बना रहा है, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है। उसमें भी इंडिया और जापान से इसके एक तरह से झगड़े हैं। और जो रसिया है वो भी एक तरह से
अभी दिखाया है उसने अपना मसल्स, चाहे वो जॉर्जिया में हो या यूक्रेन का 2014 में कब्ज़ा करना हो। इसी के साथ में जो टर्की है वो भी मेडिटेरियन वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अपने जो ओटोमन एम्पायर था उसकी लेगेसी को चाहता है कि मैं वापस लेके आऊँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से वर्ल्ड में चल रही हैं। जो इसी के साथ में जो ये क्या कहते हैं, चाइना है, ये चाइना कि इंडिया के साथ में डिस्प्यूट हैं, पाकिस्तान के साथ में इंडिया के डिस्प्यूट हैं। तो इंडिया दोनों तरफ से झेल रहा है पाकिस्तान और चाइना को। इसी के साथ में जो चाइना है ये अपने आप को कहता है कि मैं साउथ चाइना सी में ये साउथ चाइना सी पूरा चाइना को बिलोंग करता है। यहाँ पे और जितने भी टोटल 18 देशों से बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना का इस समय, और रसिया से नहीं है क्योंकि रसिया मिलिट्रीली स्ट्रांग है। तो इसकी वजह से ये रसिया से झगड़ा नहीं करना चाहता। बाकी सबसे इसके कहीं ना कहीं बहुत ही एक तरह से बॉर्डर क्लैशेस हैं। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। इसी के साथ में जो ये मैं बता रहा था वो है, और जो इसी के साथ में चाइना कहता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ल्ड लीडर हैं, जबकि इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और उसका हरियाणा में गुरुग्राम में उसका हेडक्वार्टर है। इसी के साथ में जो चाइना है वो कहता है कि जो 21st सेंचुरी है ये एशिया की सेंचुरी है, और एशिया में चाइना यानी कि हम इसे लीड करेंगे। लेकिन पूरा वर्ल्ड है वो मानता है कि 21st सेंचुरी एशिया की है, लेकिन यहाँ पे 2 कंट्री हैं, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ नॉलेज और जो एक तरह से जो इंक्लूसिव ट्रीटी है उसके थ्रू इंडिया भी चाइना को काउंटर करेगा और चाइना से आगे निकलेगा, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है और चाइना की जो एक तरह से प्रेजेंट यूनिटरी सिस्टम है या वहाँ पे जो एक ही पार्टी सब कुछ है, तो वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो सकती है, ऐसा ये अनुमान लगा रहे हैं। तो ये राइटर का कहना है, मेरा कहना नहीं है। तो इसी के साथ में जो और भी है जो कह रहे हैं कि इनका मानना है कि जो वेस्ट का जो सूरज है वो कहीं ना कहीं अब डूब रहा है, और जो एक तरह से जो ईस्ट है या जो एशिया है उसका सूरज अभी तेज़ी से उग रहा है। तो उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, इसीलिए हमें जो ग्लोबल पावर है वो बहुत ही तेज़ी से चेंज होने को मिलेगा, क्योंकि जो हेजमनी है, जो लीडरशिप है वो अब यूएस के बजाय चाइना की तरफ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही थी, और इनका मानना है कि जो यूएस का जो वेस्ट का जो सूरज है वो डूब चुका है, और अब कहीं ना कहीं एशिया इसको लीड करेगा पूरे वर्ल्ड को। तो इसी के साथ में आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, जो सॉफ्ट पावर है, या हमारी जो एक तरह से कोविड-19 वैक्सीन जो इंडिया में बना है, 2 वैक्सीन, उसको हम लोगों ने एक मैत्रीय योजना के तहत इसको ग्रांट भी दिया और दुनिया भर में इसको पहुंचाया भी। तो उसी के बारे में है कि ये इंडिया क्या कर रहा है, और जो एक तरह से लोकसभा राज्यसभा में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो उसमें क्या जवाब मिला, ये सारी चीज़ें इसमें बातें हो रही हैं। और जो गावी कोवैक्स फैसिलिटी है, इसका यहाँ पे लिंक भी दिया है लेखक ने, तो उससे आप जाके वहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। इसमें टोटल इंडिया ने जो सप्लाई किया है वो 65 मिलियन वैक्सीन है, वो 90 देशों को इंडिया ने एक तरह से सप्लाई किया है। 65 मिलियन वैक्सीन 90 देशों को। ये इसमें 10 मिलियन एज अ ग्रांट है, मतलब उसका कोई पैसा नहीं है, और 36 मिलियन कमर्शियल बेसिस है, 19 मिलियन अंडर कोवैक्स प्रोग्राम। तो इस तरह से ये 65 मिलियन दिया गया है। इसी के साथ में जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए, यानी कि कोई भी वैक्सीन वेस्ट नहीं जानी चाहिए। हमें जो बहुत ही एक तरह से उसके आवश्यक जिसको आवश्यकता है उसको ये मिलनी ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, और इसी के साथ में ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक तरह से इनका ये कहना है कि अगर एक आदमी सेफ़ नहीं है तो समझ लीजिए कोई सेफ़ नहीं है, क्योंकि ये कोविड है, इसमें सबको सेफ़ करके ही एक तरह से सेफ़ सभी हो सकते हैं। अगर एक भी छूटा तो वो दूसरे को इन्फेक्ट करेगा। और इसी के साथ में जो रायसीना डायलॉग हुआ वहाँ पर भी जो वसुधैव कुटुंबकम है उसका नारा बुलंद किया गया। मतलब इसमें जो वर्ल्ड है वो पूरी एक फैमिली है। तो यहाँ पे ये बताया गया, और यहाँ पे हेल्थ को बहुत ही एक तरह से प्रियोरिटी दी गई है, हेल्थ को नंबर 1 रखा गया है। ये यहाँ पे बातें हो रही थी। तो ये छोटा सा आर्टिकल था जिसमें वैक्सीन डिप्लोमेसी थी, और ये सॉफ्ट पावर है, क्योंकि हम किसी को अगर कुछ देते हैं तो वहाँ पे एक इमेज जाता है कि ऐसा ये देश है, तो इससे एक इमेज बिल्डिंग होती है, और ये सॉफ्ट पावर के अंदर आता है। जैसे योगा भी सॉफ्ट पावर है, जो
इंडिया ने बहुत ही तेज़ी से ग्रो किया है। और यहाँ पे ये ग्राउंड ज़ीरो है। ये द हिंदू में जो सैटरडे होता है वहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो ही आता है, कहीं ना कहीं की खबर आती है। तो यहाँ पे जो ये खबर है मिज़ोरम का, यहाँ पे जो ग्राउंड ज़ीरो है। और जो कालादान प्रोजेक्ट है, जो इंडिया म्यांमार कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे मैं क्रक्स बता देता हूँ, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मैंने पूरा पढ़ा है और बहुत ही अच्छा लगा इसको पढ़ के, बहुत ही अच्छा है। इसमें इंडिया से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको पढ़ के एक तरह से नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है। तो जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, इसका एक तरह से जो बनाने में जो सहयोग हो रहा है वो आसाम राइफ़ल कर रही है। इसमें जो आसाम राइफ़ल है इसकी स्ट्रेंथ 2000 है, जिसमें 200 वुमन हैं। इनमें 2-3 वुमन का एग्जांपल लिया गया है जिनकी पोस्टिंग जो गुजरात की हैं बेसिकली, कुछ तो नॉर्थ ईस्ट की हैं, और जो गुजरात के हैं उनका पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में भी हुआ था। और जम्मू कश्मीर में कैसे वहाँ पे जो एक तरह से जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसके बारे में बताया कि जो 60% स्मगलिंग होती है गुड्स की, ड्रग्स की, वहाँ पे वुमन रहती हैं। सोचिए, ये कान खड़े करने वाला डाटा है। इसी के साथ में जो आसाम राइफ़ल है, ये इन्होंने 25 करोड़ रुपए का जो नारकोटिक्स है वो रिकवर किया। अभी ये 2021 के इसी मार्च तक, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च में ही सिर्फ मिज़ोरम से ही अकेले 25 करोड़ की जो नारकोटिक्स है उसको रिकवर किया। इसी के साथ में जो 2020 में है, इसमें 2020 में जो बीता हुआ साल था उसमें 21 किलो हीरोइन, 130 किलो मैरिजुआना जिसको गांजा कहते हैं, और 47 करोड़ रुपए का वर्थ ये पाया गया है। ये दोनों चीज़ें जो 21 किलो हीरोइन और 130 किलो मैरिजुआना था, इसे में जो इंडिया और ये सारा जो इंडिया का प्राइमरी मार्केट है, जो प्राइम मार्केट है, वो 455% बढ़ा है। बहुत तेज़ी से जो ड्रग्स एक तरह से अब्यूज़ चल रहा है 2011 से 2020 के बीच में 100% नहीं, 200 नहीं, 455, करीब करीब 450% बड़ी तेज़ी से बढ़ा। इसमें 28% जो टोटल ड्रग यूज़र हैं वो आइजोल से हैं। सोचिए आप, 28%, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट है वो पूरी तरह से फंसा पड़ा है। उड़ता पंजाब की बात होती है, दिल्ली की बात होती है, या हर अलग अलग देश के हिस्से की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट भी बहुत बुरी तरह से फंसा है। इसमें 6% हैं वो लाउन गथाई हैं, ये आइजवाल, और ये सारा ये नॉर्थ ईस्ट का सिटी है। इसमें 200 मिलियन जो पीपल हैं वो एक तरह से इंडिया की बात हो रही है कि 200 मिलियन जो पीपल हैं इंडिया में वो कहीं ना कहीं इलीगल ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। और इसमें अभी रिपोर्ट आई है जिसमें 1645 लोग की डेथ हुई है मिज़ोरम में 1984 से लेकर अब तक। तो देखिए कितने लोगों की डेथ हो रही है। 2020 में 67 लोग मृत घोषित किए गए, और इसी के साथ में जो 268 हैं वो अरेस्ट किए गए क्योंकि वो ये ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे थे। और इसी के साथ में जो इंडिया है, इंडिया में जो 0.7%, करीब करीब 1% पॉपुलेशन अफेक्टेड है इस तरह की इलीगल ड्रग्स से। ये सारा डाटा इसी का अंदर का है, मैंने क्रक्स निकाला है, उसको मैं भेज भी दूंगा। और इसी के साथ में जो मिज़ोरम है, इसको रैंक फर्स्ट दिया गया है मिज़ोरम को, कि मिज़ोरम की जो रैंक है वो फर्स्ट है जो पूरे पैन इंडिया में सर्वे हुआ कि जो ड्रग कंज्यूम करता है उसमें। और इसी के साथ में जो एंटी ड्रग ड्राइव है वो भी लॉन्च किया गया असम राइफ़ल के द्वारा, और कोऑर्डिनेशन किया गया स्टेट गवर्नमेंट से और वोरियस एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके साथ में। इसका नाम दिया गया राइलो डो। इसका मीन्स होता है अगेंस्ट ड्रग्स। और इसी के साथ में जो एंटी नारकोटिक ग्रिड्स है उसको भी इंक्रीज़ किया गया, और इसमें जो डिप्लॉयमेंट किया गया वुमेन सोल्जर्स को, और ये इसमें राइफ़ल, स्नाइपर डॉग, एक्सरे मशीन, ये सारी चीज़ बढ़ाई गई। इसमें जो मेन कंसर्न था वो मेथाफेटामाइन और याबा टैबलेट है। ये टैबलेट कुछ जो रिकवरी की गई 268 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है, और ये रिकवर किया गया है लास्ट ईयर 2020 में। और इसके अलावा जो गोल्ड हैं, जेम्स हैं और टीक है, ये सब भी करीब करीब 53 करोड़ रुपए की रिकवर हुए हैं। फॉरेन करेंसी 17 करोड़ की रिकवर हुई है यहाँ से म्यांमार में। और ये सब किसने किया है? आसाम राइफ़ल ने। यहाँ पे जो 2 लोकेशन आपको दिखाई जा रही हैं ये जो मिज़ोरम की, ये इसमें आइजवाल, और ये यहीं से ये सारी की चीज़ें रिकवर हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और जो टैबलेट है इसका जो कॉस्ट था वो ये जो
और ये क्या है कि जो ड्रग्स है, ये जैसे दारू होता है या और सारी चीज़ें होती हैं, वो कंसील करने में आसानी रहता है, लेकिन ये जो ड्रग्स हैं इनको छिपा सकते हैं आसानी से, तो ये इसीलिए बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो टैबलेट है मेथा फेटामीन और याबा टैबलेट, इसकी जो कॉस्ट है बॉर्डर एरिया में सिर्फ 10 से 20 रुपये है, लेकिन आइजवाल में इसकी जो कॉस्ट है वो 500 रुपये तक है, 350 लेकर 500 रुपये तक। और जो इंडिया मेन लैंड इंडिया जब फेस्टिवल सीज़न होता है वहाँ पर इसकी जो दिल्ली या मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं यहाँ पे 2000 रुपये इसकी प्राइस है। और जो गोल्ड है, वाइल्ड लाइफ हैं, वेपन्स हैं, और इंडियन करेंसी है, फॉरेन सिगरेट्स हैं, और इसके अलावा जो और भी जैसे गोल्ड 8 किलो गोल्ड अभी पकड़ा गया था 2020 में आइजोल से, इस और इसका जो लिंक था वो चाइना के किसी शहर से जुड़ा हुआ था। इसी के साथ में जो पैन इंडिया जब एक तरह से अभियान चलाएगा उसमें 70 किलो गोल्ड रिकवर किया गया, सेम सिटी से लिंक हुआ। और फिर इसी के साथ में 30 AK-47 और 2 चाइनीज़ पिस्टल, एक एयर राइफ़ल, 600 राइफ़ल्स, और इसी के साथ में और इसके साथ में जो 1.5 लाख डेटोनेटर्स, ये सारे के सारे रिकवर किए जा रहे थे। और जो मिज़ोरम है, ये इसकी जो मिज़ोरम की लिटरेसी रेट है वो बहुत तेज़ी है, मतलब इसकी जो लिटरेसी रेट है वो 92% है, मतलब 100 में 92% लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत ही। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं जो ड्रग अब्यूज़ हैं उसमें फंस जाते हैं उसके चक्कर में, और बहुत ही बुरी तरह से फिर परेशान होते हैं। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। जो प्रोजेक्ट है म्यांमार कू जब हुआ, अभी बहुत ही जल्द हुआ, जो वहाँ के मिलिट्री जनरल थे उन्होंने किया, जो वहाँ की जो आंग सान सूकी हैं और उनके साथ में जो बहुत बड़े बड़े पत्रकार थे उन सबको जेल डाल दिया। तो उसी के बाद में जो वहाँ के पुलिस थी, जब आर्मी ने पुलिस से कहा कि सिविलियन पे गोली चलाओ, तो वहाँ से भाग गए और फिर म्यांमार में आके रुके। तो वो एज ए रिफ्यूजी इस समय वहाँ पे रह रहे हैं। तो और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है उसका जो अभी तो आर्मी रूल आ गया है, तो आर्मी अब देखते हैं कैसे क्या करेगी। जो डीप स्टेट हो गया है, क्योंकि आंग सान सू की जब तक रिहा नहीं होगी तो उस प्रोजेक्ट को रुका हुआ है। और प्रोजेक्ट का जो एक तरह से और रोकने वाले हैं उसमें अराकान आर्मी जो रखाइन स्टेट में है, और जो रोहिंग्या का एक तरह से वहाँ से भगाया गया, और जो एक तरह से जो म्यांमार की आर्मी है उसका जो हुआ, तो जो म्यांमार है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसर्जेंट्स ग्रुप हैं, मतलब एक तरह से सेपरेट ग्रुप हैं जो अलग स्टेट में स्टेट मांग रहे हैं, तो इस तरह से। और अभी जो रोहिंग्या हैं वो इंडिया में भी रह रहे हैं, कॉक्स बाज़ार बांग्लादेश में रह रहे हैं, तो इस तरह के हैं। जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट के 3 एक तरह से पैर हैं। इसका जो प्रोजेक्ट है इसका 539 किलोमीटर सी स्ट्रेच है, जिसमें ये कोलकाता से लेकर सितवे एक नदी है म्यांमार में, वहाँ तक जाता है। इसमें इनलैंड वाटर है वो जो कलादान रिवर है उसके ऊपर से चल रही है, और जो सितवे है पोलेतवा, और वहाँ तक ये जा रही है 150 किलोमीटर। ये दूसरा हो गया। और तीसरा है 110 किलोमीटर लैंड रूट है, ये पलेटवा इन म्यांमार टू जोरिन पॉय इन मिज़ोरम, तो मिज़ोरम को म्यांमार से जोड़ रही है और कोलकाता को सितवे से जोड़ती है पहले में। तो इस तरह से ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसको जोड़ रही है। और इसी के साथ में जो 28 किलोमीटर स्ट्रेच है वो भी जोरिन पॉय से, ये जो नीचे वाला यहाँ पे ये है, इसको जोड़ रही है म्यांमार से। और इसी के साथ में जो 109 किलोमीटर म्यांमार के अंदर भी एक रूट तैयार किया जा रहा है। इसमें लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि पैंडमिक आ गया था, एक कारण ये है। अराकान आर्मी जो है वो एक कारण है। इसी के साथ में जो मानसून है वो एक कारण है। लोकल इश्यूज़ हैं वो कारण है। रेड टेप एक कारण है। और इंसर्जेंट ग्रुप हैं वो बहुत बड़ा कारण है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे कारण है। लेकिन ये सारे जो सिपाही हैं असम राइफ़ल के, ये हमें बहुत ही हेल्प करते हैं और बहुत ही एक तरह से बेहतरी करते हैं हमारे काम प्रोजेक्ट को सही करने के लिए। और अभी प्रोजेक्ट रुका है, इसको 2023 तक एक तरह से कंप्लीट करने की का डेडलाइन है 2023 तक। और इसका जो कॉस्ट है वो 2000 में कुछ कम था, लेकिन 2008 में कुछ कम था, लेकिन अभी जब रिवाइज़ किया गया 2018 में, तो इसका जो कॉस्ट है वो 3200 करोड़ रुपए मतलब इसको रिवाइज़ किया गया है। और ये नॉर्थ ईस्ट को जोड़ेगा साउथ ईस्ट एशिया से, तो एक तरह से बहुत ही तेज़ी से नॉर्थ ईस्ट रीजन का विकास होगा। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा था ग्राउंड ज़ीरो। ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं म्यांमार का है, और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इसको यहाँ से जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से इसको किया जाएगा, ये जोड़ने का यहाँ पे काम किया जाएगा। या पूरा म्यांमार का मैप है, देखिए कितनी बड़ी बाउंड्री टच हो रहा है। तो और ये फेसेस हैं जो म्यांमार में जो कू हुआ है,
जो म्यांमार में कू हुआ है उसके ये फेसेस हैं। इसमें जो कूप लीडर हैं ये मिन आंग हिलाइंग हैं, और इसी के साथ में ये तीनों लोग साथ में हैं, और इनको विन मिलेन और आंग सान सूकी को अरेस्ट किया गया है। तो जो मेन लीडर है वो ये हैं। तो इसी के साथ में ये यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अगली सुबह। धन्यवाद।